नजरिया इर्तिका, साइंस के साथ मुकम्मल टकराव। हम नए सबूतों के साथ जिंदा रहेंगे जिससे साबित होता है कि इर्तिका अशारिया कभी नहीं हुआ। नए साइंसी सबूत के इर्तिका का ख्याल गलत है और साइंसी सबूत के हयातियात आजादाना तौर पर पैदा हुए थे। हम नए साइंसी शवाहिद के साथ रहेंगे जो इस नजरिए को गलत साबित करते हैं, जो कभी साइंसी हकीकत नहीं बनी। हम जो सबूत फराहम करेंगे वो खुद इर्तिकाई साइंसदानों से हैं, यानी जो साइंसदान इस नजरिए की हिमायत करते हैं वो साइंसी शवाहिद से इसे गलत साबित करते हैं, लेकिन लोगों को गुमराह करते हैं ताकि वो अपने मफादात और साइंसी पोजीशनों को महफूज रख सकें। हम ऐसे चैलेंजों का एक मजमुआ पेश करेंगे जो इर्तिका की नफी करते हैं और साइंसदान किसी भी चैलेंज का जवाब नहीं दे सकते। इसकी सादा सी वजह यह है कि इर्तिका नहीं हुआ। सिमुलेशन चैलेंज। इर्तिकाई साइंसदान उन सिमुलेशन से क्यों गुरेज करते हैं जो हमें दिखाते हैं कि इर्तिका कैसे हुआ ताकि हम वक्त की रफ्तार को तेज कर सकें। साइंसदान एक सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए अरबों सालों में कायनात के इर्तिका और तौसी के अमल में कायनात की नकल करने में कामयाब रहे, जिसके लिए करोड़ों मालूमात दरकार थी, लेकिन इसने आखिर में काम किया। तरक्की के साथ मौजू मुख्तलिफ है। कोई भी सिमुलेशन लाखों सालों में इर्तिका की नकल करना और 100 मिलियन सालों में जो कुछ हुआ इसे 1 मिनट में देखने के लिए वक्त को तेज करना। कोई भी अमल इस हकीकत को जाहिर करेगा कि इर्तिका अशारिया कभी नहीं हुआ। ऐसे साइंसदान हैं जिन्होंने 200 मिलियन सालों में कीड़ों के इर्तिका अशारिया को कंप्यूटर पर आजमाया और नकल किया है। इसका नतीजा ये निकला कि 200 मिलियन साल पहले जो कीड़ा रहता था वो वही है जो आज हमारे करीब रहता है। यानी साइंस ये साबित करती है कि इर्तिका कभी कीड़ों पर नहीं हुआ। ये मुताला जो 2014 में रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका की रटगर्स यूनिवर्सिटी जैसी बैन अल-अक़वामी यूनिवर्सिटियों के साइंसदानों की एक बड़ी तादाद ने शाये किया था, उन्होंने पहला कीड़े का दरख्त, नस्ली दरख्त तैयार किया और जीनियाती इंजीनियरिंग और फोसिल रिकॉर्ड से मुताल्लिक हिसाब के इस्तेमाल के जरिया मालूम किया कि कीड़े पौधे की तरह और शायद पौधे से पहले भी रहते थे। ये मुताला अददी लिहाज से इस बात की तस्दीक करता है कि कीड़ों ने सैयारे को पौधे के साथ ही आबाद करना शुरू कर दिया था और कुछ मामलात में शायद इससे पहले। हम सब जानते हैं कि कीड़े पौधों से कहीं ज्यादा पेचीदा होते हैं, खास तौर पर मक्खी या मच्छर जैसे कीड़े। तो पौधे के सामने ये पेचीदा कीड़े कैसे पैदा हो सकते हैं? ये इर्तिकाई हम मनसब के बरक्स है जो कहता है कि पौधा कीड़ों से पहले का मरहला है। इसी तहकीक में वो मुतजाद हैं और कहते हैं कि कीड़े और इर्तिका पजीर हुए। पौधे के उभरने से पहले ही कोई मखलूक अचानक कैसे नमूदार हो सकती है और सैयारे को आबाद कर सकती है, और फिर ये कह सकती है कि कीड़े दूसरी मखलूकात से इर्तिका पजीर हुए। हम जानते हैं कि पौधा कीड़ों से बहुत पहले पैदा हुआ था, क्योंकि डार्विन के नजरिया के मुताबिक पौधा कम पेचीदा है, लिहाजा वो कैसे कह सकते हैं कि कीड़े पौधे से पहले एक ही वक्त में पैदा हुए थे और फिर वो कहते हैं कि कीड़े पैदा हुए। ये वो तजाद है जिसमें वो बदकिस्मती से रहते हैं, और ये वही है जो मैंने किसी भी तहकीक में पाया है जो इर्तिका के बारे में बात करता है। आपको तहकीक अपने आप से मुतजाद लगती है, और यहाँ हम किसी नुक्ता नजर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हयातियात की तारीख में किए जाने वाले सबसे बड़े कीड़ों के मुताले के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें 100 साइंसदानों और कई यूनिवर्सिटियों की शिरकत है। इस तजाद का तजर्बा हर इस मुल्हिद को होता है जो खुदा के वजूद से इनकार करता है। कुरान मजीद ने हमें इसके बारे में बताया है, लेकिन जब उनके पास हक आया तो उन्होंने हक के साथ झूठ बोला। जो शख्स कुरान में झूठ बोलता है वो मुतजाद मामले में है, यानी परेशान और मुतजाद। इस मुताले से मालूम हुआ कि कीड़ों ने तकरीबन 479 मिलियन साल पहले सबसे पहले नमूदार होना शुरू किया था। वो इर्तिका की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं जो एक गलत फहमी है, और सवाल यह है कि इर्तिका अशारिया कैसे हुआ। यकीनन अभी तक कोई जवाब नहीं है, यहाँ तक कि एक फर्जी मफरूजा भी नहीं है। वो सिर्फ ये कहते हैं कीड़े इर्तिका पजीर हुए और अचानक नमूदार हुए। साइंस जर्नल में शाये होने वाली इस तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि डायनासोर के दौर 150 मिलियन साल से जायद पहले में रहने वाले कीड़े उन कीड़ों से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं जो हम आज देखते हैं।
इसका मतलब यह है कि कीड़े 150 मिलियन सालों में तरक्की नहीं कर सके। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास टाइम मशीन हो और जुरासिक दौर 180 मिलियन साल से ज्यादा पहले में वापस जाएं तो बहुत से कीड़े बहुत हद तक उन कीड़ों की तरह नजर आएंगे जो आज जिंदा हैं। यानी कीड़े इन लाखों सालों में तरक्की नहीं कर सके। वो शख्स जो 2 लाख साल पहले जिंदा था और मक्खियों को मारता था, वही मक्खी जिसे तुम आज मार रहे हो, ये 200,000 सालों में तरक्की नहीं कर सका। और हम कहते हैं खुदा की किस्म, क्या ये साइंसी तहकीक या महज हकायक हैं जो तजादात के साथ मिले हुए हैं और लोगों को गुमराह किया गया है कि इर्तिका हुआ है और हिसाब किताब कहता है कि ये कभी नहीं हुआ। मुसलसल उभरते हुए नए आलात का चैलेंज। जानदारों को तख्लीक करने की कहानी एक ही सेल से शुरू हुई। ये एक साइंसी हकीकत है क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज को कदरदानी और तरतीब के साथ पैदा किया है, जहां हम देखते हैं कि दर्जाबंदी तख्लीक के कवानीन में से एक है। लेकिन इर्तिका का नजरिया ये मानता है कि तमाम जानदार चीजें बगैर किसी बैरूनी मुदाखलत के कुदरती अमल के जरिए पैदा हुई, यानी ये नाम निहाद फितरत है जो मुसलसल नई नस्लें पैदा करती है। आइए इस पर बहस करते हैं, क्या ये सच है? लेकिन इससे पहले आइए ये सवाल पूछते हैं, बैक्टीरियल सेल कैसे तैयार हुआ? अब तक सिर्फ बहुत कमजोर मफरूजे मौजूद हैं, जिनमें से बेहतरीन ये कहना है कि ये इत्तेफाक से पैदा हुआ। बैक्टीरिया सिंगल सेल वाली मखलूक हैं और साइंसदानों ने तवील अरसे से दावा किया है कि वो बहुत सादा हैं और इर्तिका के इब्तिदाई मराहिल की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन हालिया साइंसी मुतालियात से पता चला है कि ये मखलूक बहुत ज़हीन होती है। इसमें शऊर, मुनज़्ज़म हरकत, रद्द-अमल है और ये वो तमाम काम अंजाम देता है जो कोई भी जानदार करता है। ये खाना खिलाता है, खारिज करता है, गन्ना करता है, गिरोहों में रहता है, इसके लिए ज़रूरी तवानाई पैदा करता है। ये एक मुकम्मल मखलूक है, लेकिन एक सेल की शक्ल में। जो लोग बैक्टीरियल सेल का मुताला करते हैं वो फौरी तौर पर महसूस करते हैं कि यह अमल सिर्फ इर्तिका से कहीं ज्यादा पेचीदा है। पहले सेल के लिए नया डिजाइन। पहला सेल फितरत पर एक नया डिजाइन है। जमीन पर पानी और कुछ गैसें थीं और आतिश फिशां से पिघला हुआ लावा बह रहा था। ये वो माहौल है जिसमें पहला खलिया पैदा हुआ। ये फितरत पर एक नया डिजाइन है। ये एक जिंदा ढांचा है जिसे तकसीम और बढ़ाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर 4 अरब साल पहले इस वक्त के माहौल के बरक्स, जहां चट्टानें मिसाल के तौर पर बढ़ नहीं सकती हैं और पानी के मालिक्यूल तकसीम और नए मालिक्यूल नहीं बना सकते हैं। 4 अरब साल पहले जिंदगी और तवानाई और हरकत पैदा करने की सलाहियत के साथ एक सेल बनाने का ख्याल और उसकी खुसूसियत एक खुराक के निज़ाम, एक निकासी आब का निज़ाम, शऊर और इदराक का एक निज़ाम है जो इसके अर्द गिर्द मौजूद चीज़ों को महसूस करने और उसके साथ बातचीत करने के लिए है। ये ख्याल कहाँ से आया? अगर कुदरत ने ही इस खलिए को पैदा किया है तो उसे जिंदा अनासिर का तसव्वुर कहाँ से आया जब ये जमीन की तख्लीक से अरबों साल पहले मौजूद ही नहीं था? हमारा सवाल, जिसके साथ हम इर्तिकाई साइंसदानों को चैलेंज करते हैं, जिंदा खलिए का ख्याल कहाँ से आया? खलियों की तकसीम का ख्याल कहाँ से आया? जीनियाती कोड और एग्जीक्यूटिव प्रोग्रामों से भरे DNA स्ट्रैंड का ख्याल कहाँ से आया? जीन्स और प्रोटीन की पैदावार का ख्याल कहाँ से आया? और बहुत से सवालात जिनकी हम तस्दीक करते हैं कि इर्तिका का नजरिया जवाब देने में नाकाम रहा है। लिहाजा इर्तिकाई साइंसदान कहते हैं ये नजरिया पहले खलिया को देखने का काम नहीं है। ये जीनियाती स्ट्रैंड जिसने साइंसदानों को हैरान कर दिया। तो ये बैंड अरबों साल पहले सेल में कैसे पैदा हुआ और उसमें शामिल प्रोग्रामों को किसने डिजाइन किया और उसके एक मुहे को इतने मुजज़ाना तौर पर किसने तरतीब दिया? बल्कि वो कुन अनासिर से वजूद में आए हैं। इन तमाम सवालात का जवाब एक सादा सी वजह से नजरिया इर्तिका से नहीं दिया जा सकता कि ये टेप तैयार नहीं हुई बल्कि एक बड़ा रास्त तख्लीक पैदा की। ये मंतिक और साइंस के साथ मुताबकत रखता है। साइंसदान इस बात की तस्दीक करते हैं कि जीनियाती स्ट्रैंड खलिया से अलग थलग नहीं जाहिर हो सकता क्योंकि यह अकेले काम नहीं कर सकता है।
इसे एक झिल्ली के साथ एक सेल की जरूरत होती है ताकि उसकी हिफाजत की जा सके और ऐसे अनासिर जो उसे ग़िज़ाइयत और तसलसल फराहम करते हैं। अगर साइंस तस्लीम करती है कि जीनियाती स्ट्रैंड अचानक खलिया के साथ पैदा हुआ, आप कैसे कह सकते हैं कि पहला खलिया तैयार हुआ? वो कहते हैं, लेकिन ये हमारा काम नहीं है कि हम पहले खलिये के उभरने पर तहकीक करें। तो हमारा सवाल यह है कि आप इर्तिका के नजरिए का उन्वान कैसे पेश करते हैं, जिसे हम सब जानते हैं, इर्तिका और इर्तिका। फिर आप कहते हैं कि इर्तिका को देखना थ्योरी का काम नहीं है। ये वाज़े तज़ाद और फर्क है। कसीर खलवी अशिया के लिए नया डिजाइन। यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है, एक खलिया से मल्टी सेलुलर हयातियात में इर्तिका अशारिया का अमल कैसे हुआ? ये अमल सिर्फ एक तकरार नहीं है, लेकिन नए ख्यालात मुसलसल उभर रहे हैं। एक कसीर खलवी हयातियात सिर्फ एक आम जानदार नहीं है जैसे एक सेल वाले जानदार, बल्कि इन खलियों में मखसूस सलाहियतें हैं। ग़िज़ाइयत के लिए जिम्मेदार खलियात हैं। फुजले को खारिज करने के जिम्मेदार खलियात, एहसास, शऊर और दूसरे जानदारों के साथ मुवासलात के लिए जिम्मेदार खलियात। हमारा सवाल, ये नए डिजाइन, तख्लीकी ख्यालात और मुख्तलिफ मसाइल के हल कहाँ से आए जो इस मकसद का सामना करेंगे? वो कहते हैं फितरत। और जब हम कहते हैं कि वो फितरत को जानते हैं, तो वो कहते हैं कि वो जिंदा मखलूक है। किसी बैरूनी डिजाइनर के बगैर एक जानदार खुद को नए माहौल में फुट ढालने के लिए किस तरह दोबारा डिजाइन कर सकता है? इस कीड़े में लाखों खलियात होते हैं जो हैरत अंगेज कोऑर्डिनेशन और सिस्टम में काम करते हैं। हर सेल में जीनियाती प्रोग्राम होते हैं जो डीएनए स्ट्रैंड के जरिए काम करते हैं और तकसीम शुदा खलियात होते हैं जिनमें से हर एक में एक खुसूसियत होती है। सनसनी की मुंतकिली, फैसला साजी और इमेज प्रोसेसिंग, बसारत के लिए न्यूरॉन्स, खुसूसी पट्टों के जरिए नक्ल व हरकत के जिम्मेदार खलियात और हयातियात की हिफाजत के लिए हड्डियों के खलियात। ये तमाम मज़ामीन उनकी पिछली मिसाल के बगैर जमीन पर कैसे उभरे? गाड़ी की मिसाल और ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आप तसव्वुर करते हैं कि एक कार अपने पुर्जों, इंजन, चीसीज, स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक्स, ईंधन टैंक, कूलिंग सर्किट के माबैन हम आहंगी के बगैर काम करती है? मेरा मतलब है कि अगर हमारे पास गाड़ी के तमाम पुर्जों को एक साथ चलाने का निजाम न हो तो गाड़ी काम नहीं कर सकती थी। नीज किसी भी जिंदा जानदार के हिस्से होते हैं, आसाबी निजाम, दिल, टांगें, सांस लेने वाला दिमाग, जिगर। ये हिस्से सिर्फ उन सब के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और ये निजाम इर्तिका के जरिए तैयार नहीं किया जा सकता। मच्छर को उन कीड़ों में से एक समझा जाता है जो इतने पेचीदा हैं कि साइंसदान अब तक इसके अमल के तरीकाकार को नहीं समझ सके हैं। वो ये कैसे दावा कर सकते हैं कि उन्होंने इसे कैसे तख्लीक किया और फिर उसे साइंसी हकीकत कहा? मिसाल के तौर पर, अगर आप प्रो वाले कीड़े की अफजाइश नस्ल के दौरान तब्दीलियां चाहते हैं ताकि प्रो वाले कीड़े हासिल किए जा सकें, क्या ये काफी नहीं है कि तब्दीलियां हों कि सिर्फ 2 पर निकलते तब्दीलियां होनी चाहिए जो उन परों के साइज, रकबे, किस्म और वजन का तयन करती है? एक ही वक्त में उड़ने के काबिल होने के लिए कीड़े के वजन को एडजस्ट करने के लिए तब्दीलियां वाक़ई होना जरूरी हैं क्योंकि भारी वजन परवाज में रुकावट डालता है। एक ही वक्त में दिमाग के काम करने के निज़ाम को तब्दील करने के लिए तब्दीलियां होना जरूरी हैं ताकि ये परवाज के अमल को कमांड और कंट्रोल दे सके। कीड़े की आंखों के डिजाइन से मुताल्लिक तगय्युरात परवाज के अमल के मुताबिक होना जरूरी है। निज़ाम तनफ़ुस को तब्दील करने के लिए तब्दीलियां होना जरूरी हैं क्योंकि उड़ने वाले कीड़े को सांस लेने के लिए एक खास निज़ाम की जरूरत होती है। एक ही वक्त में आसाबी निज़ाम, सीनेसिंग सिस्टम और बसारत के निज़ाम से मुताल्लिक तगय्युरात को 3 जहती परवाज, हरकत, टेक ऑफ और लैंडिंग को कंट्रोल करने के लिए होना जरूरी है। इन तमाम तब्दीलियों को एक साथ और एक ही लम्हे में होना चाहिए। तो कौन उसे अपडेट कर रहा है और कौन उसकी निगरानी कर रहा है? क्या वाकई ऐसा हुआ?
क्या ये कहना आसान नहीं है कि ये कीड़ा खुसूसी डिजाइन और आजादाना तौर पर बनाया गया था? क्या बरा रास्त तख्लीक का ख्याल हमारे लिए तगैराती इर्तिका के तसव्वुर से ज्यादा आसान नहीं है, जिसका कोई सबूत नहीं है? क्या साइंसदान एक नस्ल के दूसरे में इर्तिका अशारिया को देखने के काबिल हैं? बिल्कुल नहीं। क्या साइंसदान ये अंदाजा लगाने में कामयाब हो गए हैं कि कीड़ों के परों की ज़ाहिरी शक्ल के लिए कितनी तब्दीलियों की जरूरत है? यकीनन वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद को अरबों तब्दीलियों और तब्दीलियों का सामना करेंगे जो आपको परों के इर्तिका अशारिया की वजाहत करने के लिए कीड़े को करना होंगे। इस तरह अब तक जदीद साइंस में सिर्फ एक फिक्रा है जो वो इस्तेमाल करते हैं: परों का इर्तिका, आंखों की तरक्की, दिमाग की तरक्की। लेकिन जब आप साइंसी तहकीक करते हैं तो आप उन्हें ये कहते हुए पाते हैं, सब कुछ अचानक आ गया। ये वो तजाद है जो इर्तिका पर यकीन रखने वालों को दरपेश है। क्या उन्होंने अल्लाह के लिए शरीक बनाए जो उसकी मखलूक के तौर पर पैदा किया गया था? बस मखलूक की मुमासलत उन पर है। कह दो कि अल्लाह हर चीज का पैदा करने वाला है और वही कादिर है। कुरान मजीद में जब हम इर्तिका की तलाश करते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये लफ्ज कभी जाहिर नहीं हुआ, लेकिन एक आयत है जिसमें मराहिल के बारे में बात की गई है जो माँ के पेट में जनीन की तख्लीक के बारे में मखसूस है। अल्लाह ताला ने फरमाया, उसने तुम्हें मराहिल पैदा किए। नूह 14। यानी मुतअद्दिद मराहिल में नुत्फे जोंक। जबकि जब हम कुरान में तख्लीक की तलाश करते हैं तो हम देखते हैं ये लफ्ज उसके मुश्तकात के साथ 252 बार दोहराया गया है। ये सब तख्लीक के अमल पर जोर देते हैं, न कि इर्तिका पर। जनीन एक नर सेल, स्पर्म और मादा सेल अंडे से पैदा होता है। लिहाजा अगर इर्तिका का नजरिया दुरुस्त है तो जनीन की नशोनुमा के बारे में तमाम मालूमात उन खलियों के जीनियाती स्ट्रैंड में मिलनी चाहिए। लेकिन स्पर्म डीएनए स्ट्रैंड जिस्म के बाकी खलियों के डीएनए से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। जनीन की तख्लीक इर्तिका के नजरिए के बिल्कुल बरक्स है। जनीन के आज़ा की तख्लीक के बारे में मालूमात कहाँ से आती है? मेरा मतलब यह है कि नुत्फे को कहाँ से पता चलता है कि 42 दिन ये दिमाग को बरकी मकनातीसी लहरें खारिज करता है? नुत्फे को कैसे पता चला कि एक मखसूस दिन दिल को काम करना शुरू कर देना चाहिए? और आपको कैसे मालूम हुआ कि एक मखसूस वक्त में आपको आंखों के खलियात असमात के खलियात बनाना चाहिए? लिहाजा हमें जनीन की तख्लीक के दौरान होने वाले खरबों अमल का सामना करना पड़ रहा है। इर्तिका के नजरिया के मुताबिक इन खरबों मालूमात को स्पर्म जीनियाती स्ट्रैंड पर जखीरा करना जरूरी है, वरना ये कहाँ से आता है? सेल की मिसाल। एक सेल सिर्फ एक ही वक्त में तख्लीक किया जा सकता है क्योंकि एक सेल बुनियादी तौर पर बैरूनी खौल झिल्ली, डीएनए के एक स्ट्रैंड और दीगर अज्जा पर मुश्तमिल होता है। जीनियाती स्ट्रैंड सेल झिल्ली के बगैर मौजूद नहीं हो सकता है और सेल झिल्ली जीनियाती स्ट्रैंड की मौजूदगी के बगैर मौजूद नहीं हो सकती है। तो पहला खलिया इर्तिका के जरिए कैसे पैदा हुआ? अब तक इर्तिका का नजरिया पहले खलिये की इब्तिदा के बारे में एक साइंसी मफरूजा भी फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। नए ख्यालात मुसलसल उभर रहे हैं। अगर हम अरबों सालों में मखलूकात की जिंदगी पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि मुसलसल नए ख्यालात उभर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक नई टेक्नोलॉजी के उभरने का ख्याल बालों का है जो जिल्द की हिफाजत करते हैं और उसके दीगर फवाइद भी हैं। बालों का ख्याल कहाँ से आया? कीड़ों के लिए एंटीना की ज़ाहिरी शक्ल का ख्याल कहाँ से आया जो उनकी बका, बड़े शिकारियों से हिफाजत और उनकी खुराक के लिए जरूरी है? बैटल के लिए हेड सेंसर का ख्याल किसने पेश किया जो इंसानों की ईजाद करदा अलार्म से बेहतर है? एक अजीब मुताला यह है कि बैटल गर्मी को देखते हैं। इसमें दर्जा हरारत को दुरुस्त तरीके से पैमाइश करने का आला है और ये इंसानों के ईजाद करदा आलात से बेहतर है। ये कैसे हुआ? ये आला कैसे तैयार हुआ? जमीन पर यह नई टेक्नोलॉजी किसने ईजाद की? इन तमाम सवालात का जवाब वो एक लफ्ज में देते हैं: इत्तेफाक। एक और मिसाल, पौधे में फोटोसिंथेसिस का ख्याल कहाँ से आया?
कौन सा सबसे पेचीदा हयातियाती अमल में से एक समझा जाता है जिसे साइंसदान अब तक इसके राज दरियाफ्त कर रहे हैं? इर्तिका का नजरिया पौधे के अंदर होने वाले नाजुक अमल के राज को जाहिर करने में नाकाम रहा है। खलियात के अंदर है किसी भी जिंदा जानदार के अंदर। वो सिर्फ ये कहते हैं कि अनाटोमी और जीन्स में मुमासलत इर्तिका का सबूत है। हम कहते हैं कि जिस्मानी और जीनियाती मुमासलत इस बात का सबूत है कि खालिक एक है। जल्द जो जिस्म की हिफाजत करेगी। सर का ख्याल। ये एक तख्लीकी ख्याल है कि शय का सर, दम, टांगे, आंखें, मुंह वगैरह ये नए और तख्लीकी ख्यालात जो 1 अरब साल पहले मौजूद नहीं थे, कहां से आए? लेकिन इन नई अशिया को चलाने वाला ड्राइवर कहां से आया? इस तितली को फितरत पर एक नया डिजाइन समझा जाता है। अरबों साल पहले तख्लीक के आगाज में 2 शफाफ परों का ख्याल मौजूद नहीं था। सर, पेट, टांगे, आंखें, मुंह रखने का ख्याल। फितरत के बारे में तमाम नए ख्यालात। इर्तिकाई साइंसदानों का कहना है कि यक खलियों वाली मखलूक की अफजाइश नस्ल ने इत्तेफाक से ये हैरत अंगेज मखलूक पैदा की। क्या ये साइंसी बातें हैं या मुज़हका खेजी और हंसी लोगों के जहनों में है? इर्तिका का नजरिया फितरत में मुसलसल नए डिजाइनों, तख्लीकी ख्यालात और मखलूकात को दरपेश मसाइल के हल के राज के बारे में साइंसी तौर पर तस्लीम शुदा मफरूजा पेश करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। नए हथकंडों का ज़हूर। जमीन पर जिंदगी के 4 अरब साल के सफर के दौरान एक अहम चीज है जिसकी वजाहत तलाश करने में नजरिया इर्तिका कामयाब नहीं हुआ है। जिंदा जानदारों के जरिया इस्तेमाल किए जाने वाले नए हथकंडों का मुसलसल उभरना, जैसे शिकार। इब्तदाई जानदारों जैसे पहले बैक्टीरियल सेल में जो 3.5 बिलियन साल पहले नमूदार हुआ था, खाने का तरीका सेल के आसपास के पानी में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा पर मुनहसर था। लेकिन जब ज्यादा पेचीदा जानदार पैदा हुए तो उनकी जरूरियात को शिकार के जरिए पूरा करना पड़ा। इस तरह इर्तिका का नजरिया कहता है कि शिकारियों ने शिकार के नए तरीके तैयार किए हैं, उनकी टांगों को तरक्की दी है और उन्हें शिकार पर झपटने के लिए डिजाइन किया है। लेकिन एक लम्हे के लिए सबसे पहले शिकार की तकनीक का जिस्म का डिजाइन किसने तैयार किया? अगर हम ये फर्ज करें कि शिकारी का डिजाइन पहले तैयार हुआ और फिर शिकार का अंदाज तैयार हुआ, तो फितरत को कैसे मालूम हुआ कि ये डिजाइन एक मखसूस शिकार की तकनीक के लिए मौजू होगा? और उसके बरक्स, अगर स्टाइल सबसे पहले तैयार होता है तो फितरत को इस अंदाज के लिए मुनासिब डिजाइन बनाने के लिए गैब को जानना जरूरी है। मखलूक को इस माहौल के लिए मौजू एक मखसूस डिजाइन दिया जाना चाहिए जिसमें इसे पैदा किया जाएगा। फिर उसकी रोजी रोटी हासिल करने का सबसे मुनासिब तरीका मुंतखब किया जाता है, चाहे वो शिकार हो या घास खाकर। कुरान मजीद ने अपने इरशाद में यही बात दुरुस्त तौर पर बयान की है। हमारा रब जिसने हर चीज पैदा की और फिर हिदायत की। ताहा 50। मेरे साथ इस मखलूक पर गौर करें जिसे शिकार करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें मौजूद हर चीज शिकार के लिए मौजू है। फंगों का डिजाइन और मुंह की शक्ल, टांगों, दम और ढांचे का डिजाइन, जबड़े का डिजाइन। क्या कोई अक्लमंद शख्स है जो इस बात पर यकीन करेगा कि यह मरबूत डिजाइन बेतरतीब इत्तेफाकात और तगय्युरात के एक सिलसिले के नतीजे में हुआ है? अल्लाह ताला ने हर चीज को इसकी मुनासिब शक्ल और सूरत दी और फिर जमीन पर उसकी जिंदगी, रोजी रोटी और तसलसल की तरफ रहनुमाई की और उसके लिए हर वो चीज पैदा की जिसकी इसे जरूरत है और उसके लिए मुनासिब माहौल पैदा किया कि वो आए और सब कुछ तैयार करे। बदकिस्मती से इर्तिका का नजरिया इसके बरक्स है कि मखलूक इस तरह बेकार पैदा होती है और फिर अपने अर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक खुद को ढाल लेती है। इसके साथ साथ अपने दिफा और शिकार में स्मार्ट दिफाई मैकेनिज्म का ज़हूर, जैसे कुछ जानदारों में जहर। शिकार को मुतहर्रिक करने के लिए जहर के इखराज पर मबनी दिफाई मैकेनिज्म का ख्याल और डिजाइन कहां से आया? इसके अलावा जानवर के शिकार में मदद के लिए तेज रफ्तार हरकत का उभरना मौजूद होना जरूरी है ताकि मखलूक जल्दी से शिकार में जहर इंजेक्शन लगाने के काबिल हो। बसूरत दीगर, डिजाइन बिजली की रफ्तार और दुरुस्त हदफ की शनाख्त के बगैर नाकाम हो जाएगा। इस डिजाइन की ये रफ्तार कहां से आई और ये कैसे तैयार हुई?
क्या अल्लाह का नाम लेना हराम है? इर्तिका के बारे में कोई भी साइंसी तहकीक जिसमें खुदा का नाम लिया जाता है, इसे फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया जाता है। क्या किसी ने सोचा क्यों? इर्तिका की हिमायत करने वाले बैन अल-अक़वामी जराइद में कोई तहकीक शाये करना क्यों हराम है, जिसमें तख्लीक की वजाहत करने के लिए तख्लीककार की जरूरत के बारे में बात की जाती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। साइंसदानों ने इंसानी मुट्ठी के इर्तिका अशारिया पर ठोस साइंसी तहकीक की और हतमी शवाहिद और इंजीनियरिंग सिमुलेशन प्रोग्रामों का इस्तेमाल करते हुए पाया कि मुट्ठी को किसी देवता की तरफ से डिजाइन किया जाना चाहिए। तहकीक का जायजा लेने के बाद इसे साइंसी तौर पर कबूल किया गया और एक मशहूर जरीदे में शाये किया गया, और उसके बाद मुहक्किकीन की तरफ से खुदा ताला की पहचान की वजह से हलचल मच गई। फिर तहकीक को हज़्फ कर दिया और साइंसी जरीदे के क़ारीन से इस तहकीक को यानी खालिक के नाम के लिए इस्तेमाल करने पर मुआफ़ी मांगी। सना 2016 में अमरीकी जरीदे नेचर में शाये होने वाली यह तहकीक इस बात की तस्दीक करती है कि इस बात को तस्लीम करना ज़रूरी है कि मुट्ठी बनाने वाला डिज़ाइनर मौजूद है, क्योंकि चीन से ताल्लुक़ रखने वाले साइंसदानों की जानिब से की जाने वाली तहकीक में यह बात सामने आई कि इंसानी हाथ से की जाने वाली हरकत किसी पेशरफ्त का नतीजा नहीं हो सकती। ये पेशगी डिज़ाइन करने के लिए ज़रूरी है। PLOS1 जिसने यह तहकीक शाये की थी ने इसे वापस ले लिया, जर्नल नेचर के मुताबिक, जिसमें कहा गया है। इंसानी हाथ के अफ़ाल के बारे में एक मकाले में तख्लीककार की तरफ से डिज़ाइन लिखने वाले मुहक्किकीन ने इसे शाये करने वाले जरीदे में एडिटिंग और पेयर रिव्यू के मेयार पर बहस शुरू कर दी है और बिलाखिर इसे वापस ले लिया है। इंसानी हाथ के अफ़ाल पर एक तहकीकी मकाले में खालिक की तरफ से डिज़ाइन लिखने वाले साइंसदानों ने बहस को जन्म दिया। इसके नतीजे में जर्नल ने इस तहकीक को वापस ले लिया और हज़्फ कर दिया। तो फिर क्या हुआ? मुल्हिदीन ने हाथ के डिजाइन पर एक साइंसी मकाले में खालिक का नाम लेने पर सिर्फ एतराज किया और उसी वजह से इस तहकीक को इस खौफ से खारिज कर दिया गया कि कायनात के खालिक को पहचान लिया जाएगा। खालिक कायनात के इर्तिकाई साइंसदानों का यही नजरिया है जो किसी भी तहकीक को खालिक कायनात को पहचानने से रोकता है। क्या कोई मोमिन ये कह सकता है कि नजरिया इर्तिका कुरान से मुताबिकत रखता है? PLOS1 मैगजीन की वेबसाइट से एक तस्वीर जहां उसने तहकीक को हज़्फ कर दिया और एक इंतबा शाये किया कि तहकीक को हज़्फ करने की वजह तख्लीककार का नाम दर्ज करना था और इर्तिकाई तहकीक में यह नाकाबिल कबूल है, क्योंकि जर्नल ने तहकीक का दोबारा जायजा लिया और उसका जायजा लेने और शाये करने के बाद उसे इशाअत के काबिल नहीं पाया, सिर्फ इसलिए कि खालिक का नाम जिक्र किया गया है। 16 मुसलसल नए निज़ामों का ज़हूर। अगर हम तख्लीक के सफ़र का सुराग लगाएं तो हमें ज़मीन पर मौजूद मखलूक़ात की ज़ाहिरी शक्ल में एक हैरत अंगेज़ दर्जाबंदी नजर आती है। प्रोटोसेल अचानक 3.5 अरब साल पहले नमूदार हुआ। यह सैकड़ों मिलियन सालों बैक्टीरियल सेल के लिए ज़बरदस्त तौर पर फैल गया है। फिर अचानक मल्टी सेलुलर मखलूक नमूदार हुई। फिर 3 अरब साल बाद पौधे, कीड़े मकोड़े और बहुत से पेचीदा हयातियात अचानक नमूदार हुए। इर्तिका का नजरिया नाम निहाद कैम्ब्रेन धमाके की वजाहत करने में नाकाम रहा, जिसके दौरान पेचीदा हयातियात अचानक नमूदार हुए। मिसाल के तौर पर, किसने फैसला किया कि मुरक्कब आंखी कीड़ों के लिए जरूरी हैं और उन आंखों के लिए एक मुनासिब डिजाइन तैयार किया? इस पेचीदा टेक्नोलॉजी को किसने लगाया जो सैयारे पर पहले कभी नहीं देखा गया था? और ये अजीबो गरीब टेक्नोलॉजी किसने ईजाद की? मिसाल के तौर पर, मक्खी की आंखों में हजारों हाई रेजोल्यूशन लेंस होते हैं, हजारों तस्वीर जमा करते हैं और फिर उन्हें मक्खी के दिमाग को भेजते हैं और मिलीसेकंड के अंदर ये इन तस्वीर पर अमल करता है और एक बहुत वाज़ेह तस्वीर को मुरतब करता है। फिर दिमाग इस तस्वीर का तर्जमा और तशरीह करता है। मिसाल के तौर पर, जब आप मक्खी को मारने की कोशिश करते हैं और एक ऐसे वक्त में फरार होने और उड़ान भरने का मुनासिब फैसला किया जाता है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देखते हैं। इस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को किसने इस्तेमाल किया? और क्या यह वाकई मुमकिन है कि म्यूटेशन ग्रुप हो? क्या इस बात का भी कोई सबूत है कि इर्तिका हुआ है? यकीनन ऐसा नहीं है।
तौलीदी निज़ाम का ज़हूर। क्या तब्दीलियाँ, चाहे वो मुनज़्ज़म ही क्यों ना हों, एक नया तौलीदी निज़ाम पैदा कर सकती है? मिसाल के तौर पर वो जानदार जो अंडों के ज़रिया अफ़ज़ाइश नस्ल करते हैं। ये फितरत के लिए एक नया नुक्ता नज़र है, क्योंकि सिंगल सेल वाले जानदार तक़सीम के ज़रिया अफ़ज़ाइश नस्ल करते हैं। एक ही खलिया इस तरह तक़सीम और बढ़ जाता है। सवाल यह है कि किसने फैसला किया कि अंडे की अफ़ज़ाइश नस्ल की तकनीक मुअस्सिर, अच्छी और नई मखलूक के लिए मौजू है? इसके लिए हार्डवेयर किसने डिज़ाइन किया? प्रोग्राम, मैकेनिज़्म और जीनियाती कोड किसने तैयार किए? इस अमल को अंजाम देने के लिए हयातियात में इर्तिका का नज़रिया अंडों की अफ़ज़ाइश नस्ल के उभरने के राज की वज़ाहत मफरूज़ा देने में नाकाम रहा है। इसके साथ साथ रहमा हमल और बच्चे की पैदाइश के ज़रिया अफ़ज़ाइश नस्ल, ये ज़मीन पर एक नई टेक्नोलॉजी है। ज़रूरी डिज़ाइन और प्रोग्राम किसने तरतीब दिए? कोई भी इसका जवाब नहीं दे सकता सिवाय इसके कि वो खालिक, बाबरकत और बुलंद बाला को तस्लीम करे। नींद के निज़ाम का ज़हूर। नींद का राज अब भी उन राजों में से एक है जो साइंसदानों को हैरान करते हैं। हयातियात क्यों सोते हैं? इस नई नींद की टेक्नोलॉजी को किसने डिज़ाइन किया और नींद के लिए जिम्मेदार प्रोग्राम और कोड किसने तैयार किए? और कुदरत ने एक नया ख्याल कहाँ से पेश किया? नींद। अब तक साइंसदान नहीं जानते कि जानदार क्यों सोते हैं। नींद न आने का मतलब इंसान के लिए मौत है। जानदारों की अफ़ज़ाइश नस्ल के दौरान किया तब्दीलियां रूनुमा हुई और एक नया आलमी निज़ाम, नींद का निज़ाम और तख्लीक किया। इस सवाल का जवाब नज़रिया इर्तिका के ज़रिए ये कहते हुए दिया जाता है, इत्तफ़ाक़ सब कुछ कर सकता है। निज़ाम हाज़मा। बैक्टीरियल सेल में ग़िज़ाइयत और इख़राज, फुज़ले की निकासी का एक ख़ास निज़ाम है। लेकिन कीड़े खाने वाले पौधे जैसे ज़्यादा पेचीदा जानवर, इसमें कीड़े को पकड़ने और दबाने और फिर हाज़मे के लिए ज़रूरी मादों की छांटी करने और फिर फुज़ले को ठिकाने लगाने का एक हैरत अंगेज़ निज़ाम है। ये निज़ाम करोड़ों साल पुराना है। इसे सबसे पहले किसने डिज़ाइन किया और उसका आइडिया कहाँ से आया? इर्तिकाई साइंसदान जवाब देने में नाकाम रहे। वो मुज़हका ख़ेज़ वज़ाहतें पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर ये फितरत है जो इस वजूद को तरक्की देती है। ये उनका बेहतरीन जवाब है। इंसान का निज़ाम हाज़मा बहुत पेचीदा होता है। ये इंसानी आराम के लिए मौजू एक मुनफरिद और तंग डिज़ाइन है। इस बात पर गौर करें कि खाने को किस तरह मुतारफ कराया जाता है और फिर मुनासिब हाज़मे के रस को बहुत दुरुस्त शरह पर खारिज किया जाता है। मेरा मतलब है कि तेज़ाबियत की सतह अगर बढ़ जाए तो ये मैदे को मोड़ देगी। खून के बहाव का फीसद महदूद है। अरबों बैक्टीरिया निज़ाम हाज़मा को अपना काम करने में मदद करते हैं। क्या ये सब इत्तेफाक से हुआ? मुताद्दिद निज़ाम, और ये सब फितरत के लिए नए हैं। ज़्यादा पेचीदा जानदारों का आसाबी निज़ाम करोड़ों साल पहले अचानक नमूदार हुआ। पौधे के लिए एक आसाबी निज़ाम होता है। पौधा अपने आसपास के पौधों को महसूस करता है, याद रखता है और उसके साथ बातचीत करता है और दर्द के इलाज के लिए एक नशा आवर मादा छुपाता है। यह प्लांट 500 मिलियन साल से ज़्यादा अरसे से इन अमलों को अंजाम दे रहा है। ये आसाबी निज़ाम किसने बनाया और ये कैसे तैयार हुआ? उनका जवाब यह है कि फितरत ऐसा करती है और इर्तिका और तग़य्युरात के क़वानीन। मेरा मतलब है, कोई जवाब नहीं है। जिंदा जानदारों के मुदाफ़ती निज़ाम को पहली बार किसने डिज़ाइन किया? मखलूक के मुवासलाती निज़ाम को किसने डिज़ाइन किया? और समात का निज़ाम सबसे पहले किसने डिज़ाइन किया? इसके अलावा नज़र का निज़ाम, जज्बात का निज़ाम, सीखने का निज़ाम, ईजाद और तख्लीकी सलाहियतों का निज़ाम, इंसानों में तकरीर का निज़ाम और खौफ और रद्द-अमल का निज़ाम पहली बार किसने डिज़ाइन किया? फितरत पर अरबों नए निज़ाम किसने डिज़ाइन किए? दिमाग का काम करने का निज़ाम, जो फितरत में सबसे ज़्यादा पेचीदा है। झूठ, ईमानदारी, धोखाधड़ी, मोहब्बत, नफ़रत, जुनून का निज़ाम। और जीनियाती कोड, प्रोग्राम और मालूमात किसने तैयार की जो उन निज़ामों के तसलसल की निगरानी करते हैं?
ये सब कुछ इर्तिका का नजरिया उसकी मंतिकी या साइंसी वजाहत देने में नाकाम रहा है। कंप्यूटर की मिसाल, हमारे पास पीसी में प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, स्क्रीन। साइंसी तौर पर इन हिस्सों को मिलाकर हम खलाई मराहिल में किसी प्रोग्राम को एक डिवाइस के तौर पर एक साथ चलाने के लिए डिजाइन नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर में सीपीयू का डिजाइन मेमोरी मॉड्यूल के डिजाइन के मुताबिक होना चाहिए और एक को दूसरे की मौजूदगी के बगैर डिजाइन नहीं किया जा सकता है, और लिहाजा आला का डिजाइन एक बीच में और ड्राइवर का डिजाइन एक बीच में होना चाहिए। ये मिसाल हमें यह तस्लीम करने की तरफ ले जाती है कि आलात का एक ग्रुप एक साथ काम नहीं कर सकता है। ये सिर्फ एक ही वक्त में बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर वो अलग अलग पैदा होते हैं यानी बेतरतीब तरक्की करते हैं तो वो इस तरह की मजजाती हम आहंगी में काम नहीं कर सकते हैं। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इर्तिका का तसव्वुर गलत है। नजरिया इर्तिका में कहा गया है कि वहेल जमीन पर रहने वाली एक जंगली मखलूक से पैदा हुई, लेकिन बाज हालात की वजह से इसने आहिस्ता आहिस्ता पानी में गोता लगाने का फैसला किया और पानी में मौजूद मछलियों के मुताबिक अपनी शक्ल तब्दील करने का फैसला किया और टांगों का डिजाइन तब्दील करने और बगैर किसी इस्तेमाल के सिर्फ टांगों की हड्डियों को महफूज रखने का फैसला किया। हम इस बात से इत्तेफाक करेंगे, लेकिन इस शर्त पर कि आप हमें बताएं कि टांगों की हड्डियां किस तरह टूटी फूटी, छूटी और बेकार हड्डियों में तब्दील हो गई। जंगली माहौल के लिए मौजूद जंगली जानवर की खाल को पानी में तैरने और गोताखोरी के लिए मौजूद जिल्द में किस चीज ने तब्दील कर दिया? दिमाग के काम करने के निजाम को किसने तब्दील किया, जो एक जानदार की दो जहती जमीनी हयातियात से तीन जहती समंदरी हयातियात में नकलो हरकत को कंट्रोल करता है? किसने अपने सांस लेने के निजाम को समंदर में गोताखोरी के लिए मौजू बनाने के लिए तब्दील किया? ये वो जगह है जिससे ग़िज़ाइयत, हाजमा और खुराक के मेयार का निजाम है ताकि वो समंदरी माहौल में रह सके। अगर हम रहेंगे तो हम कहेंगे कि ये तब्दीलियां हैं। हम हर इस शख्स के सामने हंसी का सामान बन जाएंगे जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। नजरिया इर्तिका के मुताबिक इंसान को सिर्फ इर्तिका के इन मराहिल के मुताबिक दोबारा तामीर किया जा सकता है, जिन्हें अरबों साल लगते हैं। इस मफरूजे की बुनियाद पर इंसान को मिट्टी से दोबारा जिंदा करने का इम्कान मौजूद नहीं है और इसलिए मौत के बाद कोई क़यामत या दूसरी जिंदगी नहीं। लेकिन एक आयत है जो इस बात की तस्दीक करती है कि इंसान को यह देखने के लिए जमीन पर चलना चाहिए कि तख्लीक कैसे शुरू हुई और वो आखिरत का कायल होगा। यानी अगर तुम जानते हो कि आदम की तख्लीक कैसे शुरू हुई, मिसाल के तौर पर, तो आपको यकीन हो जाएगा कि इंसान को वापस आना होगा और दोबारा जिंदा होना होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, कह दो कि जमीन में चलू और देखो कि खलकत कैसे शुरू हुई और फिर अल्लाह आखिरत का तयन करता है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो साइंसदान जिन्होंने जमीन पर चहलकदमी की और इर्तिका के नजरिया को तख्लीक के आगाज के तसव्वुर के तौर पर पेश किया, इस तसव्वुर ने उन्हें लादीनियत की तरफ राग़िब किया और आखिरत से इनकार किया, जबकि सही नजरिया आपको क़यामत और आखिरत को साबित करने की तरफ ले जाना चाहिए। मुसलसल नई अक़साम। फितरत में न सिर्फ नए डिज़ाइन, तख्लीकी ख्यालात, जिंदगी के नए तरीक़े और टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं। यहाँ तक कि ऐसे जानदार भी हैं जो माहौल के लिए बिल्कुल नए हैं। मिसाल के तौर पर, उड़ने वाले कीड़े सैकड़ों मिलियन साल पहले नमूदार हुए थे। छूटी और उड़ने वाली मखलूक का अंदाज फितरत के लिए बिल्कुल नया है, तो ये डिजाइन कहाँ से आया? मिसाल के तौर पर, मवेशियों, गाय, ऊंट, भेड़ और बकरियों की ज़ाहिरी शक्ल का ख्याल कहाँ से आया? और किसने फैसला किया कि यह मखलूक एक मखसूस वक्त पर नमूदार हों और ख़ास तौर पर इंसान को अजीम खदमात फराहम करें? गाय से इंसानों के सिवा किसी को फायदा नहीं होता। वो इसके दूध, इसके गोश्त, इसकी जिल्द से फायदा उठाता है। और लोगों की तादाद के मुताबिक गाय की तादाद का तयन किसने किया? और किसने फैसला किया कि हर गाय को एक मखसूस मिकदार में दूध पैदा करना चाहिए जो इंसानी ग़िज़ाइयत के लिए काफ़ी है? वो ख़ास तौर पर आपकी खिदमत के लिए डिज़ाइन करदा मखलूक हैं।
तो क्या तुम इस अजीम खुदा का शुक्र अदा नहीं करते? क्या तगय्युरात, चाहे बेतरतीब हों या हिदायत याफ्ता, इंसानों के लिए सबसे अहम किस्म के खाने में से एक चिकन डिजाइन कर सकते हैं? इसके अंडे और गोश्त से फायदा उठाने के लिए शहद की मक्खियों के उभरने का फैसला किसने किया और उन्हें शहद पैदा करना सिखाया ताकि इंसान लाखों साल बाद आए और शहद से शिफा बख्श और ग़िज़ाइयत बख्श मादा के तौर पर फायदा उठाए? और कौन और किस? बहुत से सवालात जिनका इर्तिकाई साइंसदान जवाब देने में नाकाम रहे हैं। इस नजरिए में बाकी क्या रह गया है? इंसानी ड्राइवर। अब हम इंसान के पास आते हैं और सोचते हैं, क्या इंसानी ऑपरेटिंग प्रोग्राम स्पर्म और अंडे में मौजूद है? क्या यह तस्वुर किया जा सकता है कि नुत्फे और मादा अंडे में वो तमाम प्रोग्राम शामिल हैं जो इंसानी तख्लीक के जिम्मेदार हैं? यकीनन नहीं। ये प्रोग्राम दिल और दिमाग जैसे अहम अज़ा की तकमील के बाद रूह की सांस लेने के दौरान रखा जाता है। अगर उसकी माँ के रहम में जनीन बनाने का प्रोग्राम स्पर्म में मौजूद होता तो हमें एक जीनियाती नक्शा नजर आता जो बाकी इंसानी खलियात से मुख्तलिफ होता। मुताले से साबित होता है कि इंसानी खलियात में एक ही जीनियाती स्ट्रैंड DNA होता है, और सवाल यह है कि जनीन की तख्लीक का प्रोग्राम कहाँ है? कौन फैसला करता है कि यह खलिया एक मखसूस वक्त पर न्यूरॉन में तब्दील हो जाता है? और कौन फैसला करता है कि दिल के खलियों को एक मखसूस वक्त पर जाहिर होना चाहिए? इससे पता चलता है कि जनीन के ड्राइवर बाहर से आते हैं, न कि इसके अंदर से। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया, वो तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट में पैदा करेगा, तख्लीक के बाद 3 अंधेरों में पैदा करेगा। चूंकि नुत्फे में इंसान को तरतीब देने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शामिल नहीं हो सकता है, लिहाजा इस प्रोग्राम को माँ के रहम के अंदर मरहलावार रखा जाना चाहिए। चुनांचे तख्लीक के मुसलसल और तजदीदी अमल होते रहते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वो तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट में पैदा करेगा, जो तख्लीक के बाद 3 अंधेरों में पैदा हुआ है, कि तुम्हारे रब है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं है। ये आयत इर्तिका के नजरिए के मुकाबले में साइंसी मंतिक से ज्यादा मुताबिकत रखती है, जिसमें यह फर्ज किया गया है कि ड्राइवर सिर्फ खलियों की तकसीम के नतीजे में उसकी माँ के पेट में बच्चा पैदा करता है। महारत का चैलेंज। सेल से लेकर इंसान तक हर जानदार मखलूक ने बेहतरीन मुमकिना डिजाइन लिया। मिसाल के तौर पर, अगर हम इर्तिकाई साइंसदान कहीं, तो क्या आपके पास मच्छर के लिए बेहतर डिजाइन है? वो हंसेंगे और कहेंगे कि एक बेहतरीन डिजाइन है जिसे इंसान तैयार नहीं कर सकते हैं। बेहतर डिजाइन के साथ आना तो दूर की बात है। लिहाजा अपनी तख्लीक के बाद से हर मखलूक का एक मुकम्मल और कामिल डिजाइन होता है, और ये इर्तिका के मुनाफी है जो कहता है कि फितरत कमाल के लिए जिदोजहद करती है, बेहतरीन, सबसे मुनासिब और सबसे ज्यादा मुअस्सर। मच्छर की मिसाल में यह उसूल नाकाम साबित हुआ। अपने वजूद के बाद से मच्छर आला कारकर्दगी और कामिल डिजाइन के साथ काम कर रहा है और तरक्की के मराहिल से नहीं गुजरा है ताकि यह ज्यादा पैदावारी और ज्यादा मुअस्सर बन जाए, और तमाम फोसिल इसकी निशानदेही करते हैं। जीनियाती तरमीम की मिसाल, वो तमाम जानदार जो क्लोन किए गए हैं या जीनियाती तौर पर तब्दील किए गए हैं, वो हमें कम मुअस्सर हयातियात फराहम करते हैं। यहाँ तक कि जीनियाती तौर पर तरमीम शुदा सब्जियों, फलों और अनाज को सेहत के लिए नुकसानदेह समझा जाता है और आला ग़िज़ाई तग़ज़िया की अहमियत नहीं है। मिसाल के तौर पर सेब की अक़साम में यह देखा गया है जिनमें जीनियाती तौर पर तरमीम की गई है ताकि सेब खूबसूरत नजर आए और गाहक को अपनी तरफ मुतवज्जे करे, लेकिन जायका खराब है और ग़िज़ाइयत कम है। तो आप कैसे कहते हैं कि तग़य्युरात एक नए डिजाइन और आला कारकर्दगी के साथ एक पूरी मखलूक का बाइस बन सकते हैं? और कुछ दस्तावेजी फिल्मों के अलावा किसी और साइंसी सबूत के बगैर जिन पर लाखों रुपए खर्च किए गए ताकि लादीनियत और इससे हासिल होने वाले बड़े मादी फवाइद को बरकरार रखने के लिए लोगों को तरक्की करने पर कायल किया जा सके। लादीनियत के तहत आप कुछ भी कर सकते हैं, आप लोगों को मार सकते हैं, उनकी दौलत लूट सकते हैं और उन लोगों को गरीब और जलील कर सकते हैं। मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। क्या आप जानते हैं कि वो नजरिया इर्तिका में दिलचस्पी क्यों रखते हैं? मिसाल के तौर पर रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका में राय आम्मा, अखबारात, सैटेलाइट चैनल्स और लोग मसरूफ हैं।
कुत्ते को बचाने के मामले में, जबकि मीडिया और साइंस उनके बारे में एक लफ्ज में बात किए बगैर लाखों लोग भूख से मर रहे हैं। लादीनियत के साए में वो इंसानी जिंदगी को तूल देने के मकसद से बेकार तहकीक पर अरबों रुपए खर्च करते हैं और उसके साथ साथ गरीब ममालिक में लाखों अफराद गुर्बत और बेघरी में मर रहे हैं। ये मुल्हिदों के लिए कोई मसला नहीं है और वो परवाह नहीं करते हैं। इसका मवाजना हमारे आका उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की सोच से करें, जो इस बात से डरते थे कि इराक में एक भीड़ गुमराह हो जाएगी तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे इसके बारे में पूछेगा, तो उन्होंने इसे सीधी राह क्यों नहीं दिखाया। इंसान की असल को जानने में नजरिए की उलझन। अगर आप इंसानी इर्तिका पर कोई हालिया साइंसी तहकीक पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि यह मफरूज़ों से भरा हुआ है और आपको शायद ही ऐसे मुहक्किकीन मिलेंगे जो किसी मखसूस नुक्ते पर मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक हों। हर मुहक्किक का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि 7 मिलियन साल पहले एक मजाजी मखलूक रहती थी जिससे बंदर और इंसान पैदा हुए। लेकिन ये मखलूक क्या है, इर्तिका कैसे हुआ, और क्या 70 लाख साल एक ऐसे इंसान की नशोनुमा के लिए काफ़ी हैं जो सीखने की सलाहियत, ज़हानत, तख्लीकी सलाहियत और बेपनाह सलाहियतों की ऐसी मजज़ाती खूबियों का हामिल हो। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि वो अफ्रीका में रहते थे, लेकिन 2017 की नई तहकीक जो PLOS1 नामी जरीदे में शाये हुई है का ख्याल है कि इंसान के आबाओ अजदाद 7.2 मिलियन साल पहले यूरोप में रहते थे। यकीनन अफ्रीका से यूरोप तक इस अजीम फर्क को एक साइंसी हकीकत कहा जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के प्रोफेसर डेविड बेगनन का कहना है कि ये नई दरियाफ्त इस खत्ते को बुहेरा रोम और यूरोप की तरफ मुंतकिल कर रही है, जहां इंसानों की पैदाइश अफ्रीका से हुई थी। पहले इंसान के आबाओ अजदाद ग्रीकोपैथिकस नामी मखलूक के दांत की एक तस्वीर मिली। इंसान के आबाओ अजदाद की एक ख्याली तस्वीर जिससे वो पैदा हुआ था उसे ग्रीकोप्टेकिस कहा जाता है। यकीनन वो एक बंदर से मिलता जुलता है और ये मखलूक उनके कहने के मुताबिक 7 लाख साल से नई मखलूक को तैयार और तब्दील करती रही है, जब तक कि इसने बंदर पैदा न किए और जदीद इंसान पैदा नहीं किए। हम कहते हैं अगर वाकई कोई मखलूक थी जो 70 लाख साल पहले तसव्वुराती तस्वीर में पेंट की गई मखलूक से मिलती जुलती थी, तो क्या ये इर्तिका का सबूत है। कुदरती तारीख का कौमी अजायब घर सोफिया इसन उग्नाटोफ। अगर इर्तिका वाकई हुआ है तो फिर इंसान के पास ये इंतहाई ज़हीन सलाहियतें कैसे थीं। बल्गारिया एकेडमी ऑफ साइंसेस के प्रोफेसर निकोलाई स्पासोफ का कहना है कि हमारे आबाओ अजदाद बंदरों के मुकाबले में निचली सतह पर रहते थे, जो एक साइंसी हकीकत है। मुहक्किकीन का कहना है कि यह दरियाफ्त इंसानी आबाओ अजदाद की जगह और वक्त को तब्दील करती है। इन मुहक्किकीन से हमारा सवाल यह है कि क्या ये एक साइंसी हकीकत है या सिर्फ मफरूज़े जो वक्त के साथ तब्दील होते हैं। यकीनन वो एक और मफरूज़े को साबित करने के लिए महज मफरूज़े हैं जो इर्तिका है। एक दूसरा मफरूज़ा है जिसमें मुहक्किकीन का मानना है कि बोनोबो बंदर चंपिंजी से मिलती जुलती लेकिन इससे छोटी मखलूक चंपिंजी के मुकाबले में इंसानों के करीब है। ये बात इनमें से हर एक के पट्टों के निज़ाम के तज्ज़िये से सामने आई है, जैसा कि तहकीक 2017 में जर्नल नेचर में शाये हुई थी। मुहक्किकीन का कहना है कि इंसानों, चंपिंजी और बोनोबोस के उज़लात के मुताले से पता चलता है कि बोनोबो चंपिंजी के मुकाबले में इंसानी आबाओ अजदाद के ज़्यादा करीब हैं। क्या चीज़ हमें यह कहने से रोकती है कि एक अजीम खालिक है जिसने उन बंदरों को पैदा किया और उनमें अपने बच्चों के लिए मोहब्बत जमा की ताकि वो अपनी जिंदगी जारी रख सकी। इसने इसे इसकी बका और अफजाइश नस्ल के लिए सही डिजाइन दिया। चूंकि खालिक एक है, अगर बंदरों और दीगर के डिजाइन में मुमासलत है, जो इस बात की निशानदेही करती है कि डिजाइनर एक है। यकीनन ये मफरूज़े जो वक्त के साथ तब्दील होते हैं और जो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में तब्दील होते हैं, बदकिस्मती से उन्हें वो साइंसी हकायक कहते हैं। अगर अब तक 2018 इर्तिकाई साइंसदान ये नहीं जानते कि इंसान कहाँ से आया है, आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि इर्तिका का नजरिया सच है। मुमासलत इर्तिका का सबूत नहीं है। अगर हमारे पास मुख्तलिफ डिजाइन और शक्लों के साथ मोबाइल फोन का एक बहुत बड़ा मजमुआ है,
है, लेकिन इनमें एक ही हिस्से शामिल हैं और मिसाल के तौर पर एक ही एंड्रो सिस्टम के साथ काम करते हैं। ये इस बात का सबूत नहीं है कि वो इर्तिकाई मराहिल के मुताबिक बनाए गए थे। यह सिर्फ इस बात का सबूत है कि बुनियादी डिजाइन या एंडो प्रोग्राम रखने वाला वही है। इसके अलावा जब हम बंदर और इंसान के दरमियान ज़ाहिरी मुमासलत देखते हैं और हम अंदरूनी साख्त में मुमासलत देखते हैं और हम जीनियाती साख्त जीन्स में मुमासलत देखते हैं और खलियों में मुमासलत और अमल के कुछ मैकेनिज्म जैसे आंखों की साख्त में मुमासलत देखते हैं, ये इस बात का सबूत है कि खालिक एक है, बरकत वाला और बुलंद है। हर एक को इनफरादी तौर पर बनाया गया था और हर मखलूक को सही शक्ल, सही डिजाइन, इसके माहौल, इसकी जिंदगी, इसके जरिया माश और जमीन पर उसके तसलसल के लिए सही इम्कानात फराहम किए। तो फिर क्यों इसरार किया जाता है कि यह मखलूक एक दूसरे से पैदा हुई है, हालांकि कुछ मुमासलत के अलावा इसके लिए कोई साइंसी सबूत नहीं है। जदीद साइंस खालिक से इनकार करती है। आज की नाम निहाद साइंस सिर्फ खालिक के बगैर मखलूक के वजूद की वजाहत करने की एक कोशिश है। यह साइंस नागुज़ीर तौर पर नाकाम हो जाएगी और किसी सच्चाई तक नहीं पहुंचेगी जब तक कि ये इस बात से इनकार करती है कि उन मखलूकात के पास एक अक्लमंद और तख्लीकी खालिक है जिसने उन्हें बनाया है। नीचे दी गई तस्वीर में साइंसदानों को एक पत्थर मिला जिसकी शक्ल से जाहिर होता है कि उसे चाकू या ब्लेड की तरह काटने के आले के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस बात से इनकार किया कि पत्थर कुदरती था, इत्तेफाक से आया था। इन साइंसदानों की अजीब बात यह है कि अगर उन्हें कोई ऐसा पत्थर मिलता है जो अजीब लगता है या किसी तेज धार आले की तरह नजर आता है, तो वो फौरन कहते हैं कि यह पत्थर इत्तेफाक से तराशा नहीं जा सकता था, बल्कि उसे एक ऐसे शख्स ने बनाया है जो 65,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में रहता था। जब वो खुद इंसान का मुताला करते हैं जो खरबों खलियों पर मुश्तमिल है और पेचीदा निजाम रखता है, तो जदीद साइंस समझ नहीं सकती। वो कहते हैं कि ये चीज इत्तेफाक से वजूद में आई और ये कुदरती अमल के नतीजे में पैदा हुई। अब क्या फैसला करते हैं? सिफात 104। चैलेंजिंग मौका, इत्तेफाक, बेतरतीबी, कुदरती अमल, फितरत के कवानीन। ये सब गुमराह कुन इस्तिलाहात हैं जिनका मकसद लोगों को गुमराह करना और लादीनियत का जवाज पेश करना है। लेकिन हैरत है कि लोग इस बकवास पर कैसे यकीन करते हैं। फितरत कहाँ है और ये क्या करती है? वो कहते हैं कि फितरत जिंदा चीजों का गिरोह है और फिर वो कहते हैं कि फितरत ने जानदार चीजों को पैदा किया है, यानी चूहे ने खुद ही खुद को पैदा किया। क्या ये साइंसी हकायक हैं या साइंसी फजूल बुआस? अगर हम इर्तिकाई साइंसदानों को बताएं कि ये आयल पेंटिंग कुदरत की बनाई हुई है, तो वो हमारी सोच की नादानी का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये नामुमकिन है कि कुदरत इस तरह की पेंटिंग बनाए, क्योंकि इस पेंटिंग को खींचने के लिए रंगों और आर्टिस्ट की जरूरत होती है। जब हम उन्हें बताते हैं कि पौधा, दरख्त, पानी और पहाड़ यानी इस पेंटिंग की असल अल्लाह ताला ने बनाई है, तो वो कहते हैं कि आपकी बातों का कोई साइंसी सबूत नहीं। दरख्त इत्तेफाक से मौजूद हो सकते हैं, लेकिन एक सादा पेंटिंग नहीं हो सकती है। ये वही चीज है जिसे वो साइंसी हकायक कहते हैं, लिहाजा होशियार रहें। कामिल डिजाइन, ये समझने के लिए कि बराह रास्त तख्लीक का अमल पहले ही किया जा चुका है, हमें इसे मुख्तलिफ तरीके से देखना चाहिए। मिसाल के तौर पर आइए ये सवाल पूछते हैं, इर्तिकाई साइंसदानों का कहना है कि अपेंडिक्स इर्तिकाई फुजला है या इन मखलूकात की बाकियात हैं जो लाखों साल पहले हमसे पहले रहती थी, जब इस अपेंडिक्स ने अहम काम किया था, लेकिन इसने आहिस्ता आहिस्ता इसे तर्क कर दिया और ये ज़ियादती इंसान में बगैर किसी काम के बाकी रही, लेकिन इर्तिका का सबूत है। अब आइए सवाल पूछते हैं, अगर हम इर्तिकाई साइंसदानों से पूछें तो तिब्बी लिहाज से कौन सा इंसान कीड़े के अपेंडिक्स के साथ या कीड़े के अपेंडिक्स के बगैर होना बेहतर है? यकीनन वो कहेंगे कि अपेंडिक्स रखने के कुछ फवाइद हैं। इसका वजूद यकीनी तौर पर एक ऐसी चीज है जिससे कोई नुकसान नहीं होता। मुस्तकबिल में फवाइद जाहिर हो सकते हैं। दूसरा सवाल, टांगों की उन छोटी हड्डियों के साथ वहेल को उसकी मौजूदा शक्ल में रखना कौन बेहतर है, या इन हड्डियों के बगैर जिन्हें वो इर्तिकाई बाकियात समझते हैं?
यकीनन मौजूदा वहेल बेहतरीन है। लिहाजा जब भी अल्लाह ताला ने कोई नई मखलूक पैदा की तो उसे अपने से पहले के लोगों पर तरजीह दी, और आखिरी मखलूक इंसान है जिसे अल्लाह ताला ने उससे पहले के जानदारों पर फजीलत बख्शी। हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी और उन्हें जमीन और समंदर में ले गए और उन्हें अच्छी चीजों से रिस्क दिया, और उनमें से बहुत से लोगों को तरजीह दी जिनको हमने तरजीह दी थी। इलासरा 70। लिहाजा अल्लाह ताला जब भी कोई नई मखलूक पैदा करता है तो उसे इस माहौल के मुताबिक बेहतरीन शक्ल, डिजाइन और कारकर्दगी अता फरमाता है जिसमें वो रहेगी। लिहाजा वो इसके लिए इन हस्तियों से खुसूसियात पैदा करता है जो इससे पहले थी, क्योंकि ये खुसूसियात इसकी जिंदगी, तसलसल और माश के लिए जरूरी है। किसी शय की बराह रास्त तख्लीक किसी मौजूदा वजूद से इसे तरक्की देने से ज्यादा मानी रखती है। बराह रास्त तख्लीक इर्तिका से ज्यादा खालिक की सलाहियत को जाहिर करती है, और बराह रास्त तख्लीक जदीद साइंसी दरियाफ्तों के साथ मुकम्मल तौर पर फुट बैठती है और ऐसे जवाबात देती है जिनका नजरिया इर्तिका जवाब देने में नाकाम रहा है। इर्तिका पसंद कार्टून का इस्तेमाल लोगों को धोखा देने के लिए करते हैं कि इर्तिका सच है, ये जानते हुए कि ये फीसें गैर मंतकी हैं। तो फिर डायनासोर के पर और दम उड़ने की सलाहियत के बगैर कैसे फैल रहे थे? एक भारी मखलूक के लिए परों और दमों को तख्लीक करने में फितरत का मकसद किया है जो उड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। ये इर्तिका के उसूलों के खिलाफ है कि कुदरत किसी भी चीज को बेकार नहीं बनाती बल्कि हर चीज का एक फायदा होता है। आइए अपने आप को तसव्वुर करें कि हम डायनासोर जैसी मखलूक को परिंदे में तब्दील करना चाहते हैं। बेहतरीन डिजाइन देने के लिए एक मुकाबले का ऐलान किया गया था। हम एक नया डिजाइन करने के लिए बेहतर और ज्यादा इक्तसादी पाएंगे, न कि तरक्याती अमल। डायनासोर को परिंदे के तौर पर तैयार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी बैरूनी शक्ल के इंजीनियरिंग डिजाइन के दौरान बहुत से मसाइल पैदा होंगे। परवाज के मुताबिक टांगों का साइज और शक्ल तब्दील करें। मुनासिब पैरों का डिजाइन, तन की शक्ल और वजन डिजाइन, हड्डी की शक्ल और वजन, हर एक को हल्का होना चाहिए। दिमाग में तरमीम करना और एक ऐसा दिमाग डिजाइन करना जो परवाज के अमल के मुताबिक हो, जो अमली तौर पर नामुमकिन है। कोई भी नौआमूज इंजीनियर आपको बताएगा कि नया डिजाइन करना बेहतर है। परिंदों के बारे में वाकई यही हुआ। खुदा ने उन्हें बराह रास्त पैदा किया, लेकिन मखसूस कवायद और कवानीन के मुताबिक। ऐसे कवानीन जैसे खलियों का मरबूत डिजाइन, टांगे हैं, पहलू, सर, दिमाग, दिल, परवाज के अमल के लिए हर जरूरी चीज। पहली बार विंग डिजाइन। उड़ने वाले विंग का ख्याल जमीन पर एक नया ख्याल है। ये कहां से आया है? कोई जवाब नहीं देता। 2018 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक से पता चला कि पहला फोसिल 325 मिलियन साल पहले हुआ था, जहां इस वक्त से और परों की टेक्नोलॉजी के उभरने के बाद कीड़े अचानक फट गए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की सैनरा शाचीट कहती हैं, कीड़े मकोड़े सबसे पहले कैसे पैदा हुए, इसके बारे में काफी राज है, क्योंकि कई मिलियन सालों तक आपके पास कुछ भी नहीं था और फिर अचानक कीड़ों का धमाका हुआ। इस बारे में एक राज है कि कीड़े सबसे पहले कैसे नमूदार हुए, क्योंकि लाखों सालों तक कुछ भी नहीं था और फिर अचानक कीड़ों का धमाका हुआ। अगर मुताले से पता चलता है कि कीड़े किसी तब्दीली या नशोनुमा के बगैर अचानक नमूदार हुए, लेकिन इसी तहकीक में वो कीड़ों के इर्तिका अशारिया के बारे में बात करते हैं। इस तजाद को देखें। मिसाल के तौर पर मुहक्किक कहते हैं, अचानक एक शिकारी के लिए एक जगह है जो इस कीड़े को खाने के लिए दरख्त की चोटी तक ओढ़ सकता है। ये वाकई इनकलाबी था। अचानक एक शिकारी के लिए एक जगह थी जो इस कीड़े को खाने के लिए दरख्त की चोटी पर ओढ़ सकता था। ये एक इनकलाबी हक था। परिंदे के परों का डिजाइन इतना पेचीदा होता है कि बाज औकात ये पानी में पकड़ने और गोताखोरी के लिए मौजू होता है, और विंग का डिजाइन काफी नहीं होता। परिंदे को तेज हरकत, बिजली की रफ्तार और बसीरत होनी चाहिए। बसूरत दीगर परवाज और पकड़ने का अमल नाकाम हो जाएगा।
लिहाजा मुहक्किकीन हमेशा नई अनवा के उभरने के बारे में बात करते हैं। अचानक तब्दीलियों के नतीजे में कीड़ों के पर कैसे आ सकते थे, लेकिन वो कीड़े कहाँ हैं जो पैदा हुए हैं, यानी कीड़ों में परों के उभरने का आगाज। आज साइंसदानों को जो कुछ नजर आता है वो ये है कि कीड़े अचानक और बहुत ज्यादा नमूदार हुए। क्या ये इस बात की निशानदेही नहीं करता कि कीड़े अलग और आजादाना तौर पर बनाए गए थे? मुहक्किक ने फॉसिल्स पर इस मुताले के जरिए जो कुछ पाया इस पर अमल किया। इससे पता चलता है कि एक बार परों वाले कीड़े पैदा होने के बाद वो बहुत तेजी से मुतनव्वे हो जाते हैं, इतनी तेजी से कि अर्जियाती नुक्ता नजर और फॉसिल रिकॉर्ड में दस्तयाब शवाहिद से उनकी तनव्वुर फौरी तौर पर जाहिर होती है। इससे अंदाजा होता है कि एक बार जब कीड़ों के पर उभरे तो बहुत तेजी से तनव्वुर पैदा हुआ। यह तनव्वुर अर्जियाती नुक्ता नजर से और फॉसिल रिकॉर्ड में दस्तयाब शवाहिद के जरिए बहुत तेजी से हुआ। ये फौरी तौर पर हुआ। और मैं कहता हूं, मेरे साथ गौर करें कि कितने हैरत अंगेज और कितना तनव्वुर तेजी से जाहिर हुआ, और कितने तासुरात उड़ने वाले कीड़ों की अचानक और तेजी से जाहिरी शक्ल की निशानदेही करते हैं। ये तमाम तासुरात बेतरतीब तगय्युरात के जरिया इर्तिका से ज्यादा बराह रास्त तख्लीक की निशानदेही नहीं करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक, जिसमें ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी और आयोवा यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने हिस्सा लिया, इस बात की तस्दीक करती है कि फ्लाइट टेक्नोलॉजी के अचानक उभरने से कीड़ों को घूमने, शिकार करने, बड़े शिकारियों से फरार होने, दरख्तों की चोटियों से खाना खुलाने और आसानी से हरकत करने के काबिल बनाया गया। मुताले के इख्तिताम पर मुहक्किकीन हैरान हैं, कीड़ों के लिए पर क्यों नमूदार हुए? हमारे पास कुछ परों वाले कीड़े हैं। अचानक हमने बड़ी तादाद में परों वाले कीड़ों को पाया। असल में क्या हुआ था हम नहीं जानते। वेगस। वो कहते हैं कि इर्तिका के मजबूत सबूत मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग बगैर सोचे समझे इससे मुतासिर होते हैं। ये असाब जो हमें मछली में मिलता है वो खोपड़ी से गिलिस तक अपने हदफ तक पहुंचने का मुख्तसर तरीन रास्ता इख्तियार करता है। हम इसे इंसानी खोपड़ी से फैला हुआ देखते हैं और तवील फासले तक चलते हैं और पीछे मुड़ते हैं और फिर गिले की तरफ लूटते हैं। क्यों? साइंसी जवाब कुछ इस तरह होना चाहिए। साइंसदानों को ज़राफ़े की नकल करनी चाहिए, चूंकि यह असाब इसका सबसे लंबा है, ताकि वो इस असाब को मुख्तसर करें और इस लंबे रास्ते को इख्तियार किए बगैर उसे खोपड़ी से बराह रास्त गिले तक फैलाएं। कंप्यूटर पर सिमुलेशन का अमल हमें ज़राफ़े की हिफाजत और कारकर्दगी पर असर दिखाएगा। अगर ये सिमुलेशन किया जाता है तो हम देखेंगे कि कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी। इसके बजाय इसे पलटना और लंबा करना चाहिए, क्योंकि इसके फ़वाइद हैं जो कंप्यूटर के जरिया जाहिर होंगे। वो जो कहते हैं वो ये है कि वीगुस असाब तक पहुंचने का ये रास्ता इर्तिका की रहनुमाई करता है। जंगली जानदारों में इस असाब की लंबाई का सबब कौन सी तब्दीलियां हैं? यकीनन इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जीनियात और तगय्युरात का मुताला इस बात की तस्दीक करता है कि इस असाब को बड़ी तादाद में तब्दीलियों की जरूरत है। अगर ऐसा होता तो मखलूक जिंदा नहीं रह पाती, और इसलिए इंसान की तख्लीक से पहले ही मखलूकात मदूम हो जाती थी। इर्तिका पसंद जो कुछ भी पेश करते हैं वो फोटोशॉप 3D ड्राइंग है, जो मछली से जंगली मखलूक में तब्दील होती हैं और इस असाब की तौसी होती है। ये साइंसी तहकीक का तरीका नहीं है। ये एक मफरूज़े के तौर पर कबूल किया जा सकता है और ये ठीक है, लेकिन ये मत कहो कि ये एक साइंसी हकीकत है। अगर हम इस बात पर गौर करना चाहते हैं कि वीगुस असाब इर्तिका का रहनुमा है, तो एक साइंसी वजाहत दी जानी चाहिए कि यह असाब लंबा क्यों है और जंगली हयातियात में शक्ल तब्दील करता है। ये तरक्की कैसे हुई? लेकिन यकीनी तौर पर इसका वाहिद जवाब यह है कि यह अमल लाखों सालों में फितरत के कवानीन के जरिया और लामहदूद तब्दीलियों के नतीजे में हुआ। इंसानी खलियात में हर सेकंड में होने वाले कीमियाई रद्द अमल की तादाद हद से ज्यादा है, यानी उन पेचीदा अमलों की निगरानी कौन करता है, वो कहाँ से आए, और इन अमलों की कामयाब तकमील के लिए जिम्मेदार जीन्स किसने तैयार किए। नजरिया इर्तिका इसका जवाब नहीं देता।
लेकिन जब हम ये यकीन रखते हैं कि खुदा हर चीज का खालिक है, तो ये यकीन हमें चीजों को ज्यादा मंतकी तौर पर समझाने में मदद करेगा। इर्तिका और मौरूसियत के दरमियान फर्क। मौरूसियत के कवानीन ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग कवानीन से मिलते जुलते हैं। इस तरह किसी भी जानदार की अफजाइश के दौरान और इसी जानदार की जंजीरों के जरिए फायदामंद तब्दीलियां वाक़ होती हैं जो इस जानदार को उन मुश्किल हालात के खिलाफ मुजाहमत करने के काबिल बनाती हैं जिनमें वो जाहिर होगा। यहाँ तक कि बदकिस्मती से इन तगय्युरात को इर्तिकाई साइंसदान इत्तेफाक से समझते हैं और हम कहते हैं तब्दीली को मालूमात की जरूरत है क्योंकि तब्दीली बुनियादी तौर पर मालूम है। फितरत खलियों के अंदर मालूमात में तरमीम नहीं कर सकती। तसव्वुर करें कि लुमड़ियों की तादाद आम तादाद से ज्यादा है। क्या होगा? ये बहुत से कमजोर मखलूकात को खा जाएगा और इंसान पर हमला कर सकता है और उसके वजूद को खतरे में डाल सकता है। इस तरह यह जमीन पर जिंदगी को मिटा देगा। जमीन पर लुमड़ियों की तादाद का तयन किसने माहौलियाती तवाज़ुन में एक मुअस्सिर अंसर के तौर पर किया है? इन तमाम मखलूकात की तादाद को एक हैरत अंगेज तवाज़ुन के मुताबिक नज़्म और ज़ब्त कैसे हासिल हुआ जो लाखों साल गुजरने के बावजूद परेशान नहीं होता? एक बार फिर इर्तिका का नजरिया जवाब देने में नाकाम रहा। इर्तिकाई साइंसदानों का मसला जदीद साइंस के पेश करदा साइंसी हकायक का नहीं बल्कि उन हकायक की तशरीह का है। जब हम फर्ज करते हैं कि ये जेनिस बेतरतीब तगय्युरात के मैकेनिज्म के मुताबिक पिछली जिन्स से तैयार हुई है, हम अपने आप को नामालूम में डाल रहे हैं और सवालात का जवाब नहीं मिलेगा। हम हमेशा इस मफरूजे के लिए जिस्मानी तजुर्बाती सबूत फराहम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये नस्ल अचानक मुकम्मल तौर पर पैदा हुई है और एक खुदा है जो इस वजूद के डिजाइन की निगरानी करता है और उसकी खुसूसियात, तादाद और तर्ज जिंदगी का तयन करता है, यहाँ हमने तमाम सवालात के जवाबात दिए हैं और हमने पैलेंटोलॉजी के मुताबिक अल्फाज पेश किए हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि हर नस्ल अचानक जाहिर होती है और अचानक गायब हो सकती है। हम ये क्यों फर्ज करते हैं कि इंसानी जीन्स और फलों की मक्खी के जीन्स के दरमियान मुमासलत इर्तिका का सबूत है? क्यों न कहा जाए कि ये एक अक्लमंद खुदा के वजूद का सबूत है जो हर मखलूक के लिए इसकी ज़रूरियात, जिंदगी और तसलसल के तनासुब से मुनासिब जीनियाती नक्शा बनाने की सलाहियत रखता है। तख्लीक के फिंगरप्रिंट की हैसियत के साथ ये जाहिर करता है कि खालिक एक है। आखिरी बात, हम एक लफ्ज़ कहते हैं, वो ये है कि नजरिया इर्तिका अब भी एक नजरिया है और साइंसी हकीकत नहीं बन सका है। लिहाजा कुरान मजीद की तफसीर करने और इसमें इस इख्तियार के मफरूजे और तशरीहात दाखिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो खुदा ने इस पर नाजिल की है। अल्लाह ताला इर्तिका की तरफ इशारा करने के लिए लिसानी तौर पर ज्यादा दुरुस्त आयात मुरतब करने की सलाहियत रखता है। हम जो आयात पढ़ते हैं वो करीबा दौर से इस बात की निशानदेही नहीं करती हैं कि इंसान बंदर जैसी मखलूक से पैदा हुआ है। ये बात उनको समझ में नहीं आती। लिहाजा आदम वो पहला इंसान रहेगा जिसे खुदा ने मिट्टी से अपने हाथों से पैदा किया है, इसकी रूह से इसमें सांस लिया है और उसके फरिश्तों के जरिए इसे सजदा किया जिन्होंने खुदा कादिर मुतलक के सिवा किसी की इबादत नहीं की। और साइंस के लिए इसके बरक्स साबित करना नामुमकिन है। ये लोगों को गुमराह करने और लादीनियत के सबसे अहम सतूनों में से एक को महफूज रखने के लिए महज मफरूजे हैं जो इर्तिका है, क्योंकि आज जमीन पर मौजूद हर मुल्हिद को इर्तिका पर यकीन रखना चाहिए क्योंकि यह वो नजरिया है जो उसकी लादीनियत की हिमायत करता है। मैं अपने प्यारे मुसलमानों को दावत देता हूँ जो इस नजरिए की सदाकत पर यकीन रखते हैं और सिर्फ ये पूछें कि क्या इस बात के ठोस मादी शवाहिद मौजूद हैं कि इर्तिका वाक़अतन हुआ है। क्या बाकी साइंस की तरह इर्तिका के कवानीन मौजूद हैं? क्या कोई साइंसी तजर्बा है जिसने एक जिन्स के दूसरे जिन्स के इर्तिका को साबित किया है? अगर कोई मुसद्दका मवाद सबूत नहीं है तो फिर अब महज नजरे इर्तिका की बनब खुदा की मुखालफत उरती हो।